नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश द वेस्ट बंगाल फाइल्स। जहां हम द वेस्ट बंगाल फाइल्स में बंगाल से जुड़ी खासकर वेस्ट बंगाल और उसके जो नेबरिंग कंट्री है यानी जो साथ में देश लगता है बांग्लादेश से जुड़ी जो बड़ी खबरें होती हैं वो हम आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और आज हम मुद्दे की शुरुआत करने वाले हैं शेख हसीना से। बांग्लादेश सरकार ने भारत को चिट्ठी लिखी है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश के हवाले कर दिया जाए ताकि वहां की सरकार उन पर केस चला सके, मुकदमा चला सके। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये जो मांग है खासकर डिपोर्ट की मांग है शेख हसीना का, ये आज से नहीं है बल्कि अगर आप देखें तो जब 2024 से ही जब अगस्त में यहाँ पे जो छात्रों का आंदोलन होता है, फिर शेख हसीना अपना देश छोड़ के ढाका से अपने सीधा नई दिल्ली आती हैं और दिल्ली में इस समय वर्तमान में वो रह रही हैं। खासकर लोकेशन क्या है वो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में है। और जो सरकार है खासकर जाइए इससे पिछली जो भी सरकार रही हो बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट थी, इसके बाद जो भी नई सरकार बनी है तारिक रहमान की, उनका भी यही मांग है कि जल्द से जल्द शेख हसीना को वापस करें। लेकिन उन्होंने एक बात और बात की, CAA और NRC के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी राय दी, अपना वक्तव्य दिया। देखिए क्योंकि अभी वर्तमान में खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है और बांग्लादेश भारत के स्ट्रेटेजिक लोकेशन में से एक है। क्यों एक है? क्योंकि बांग्लादेश भारत का रिश्ता वर्तमान में उस तरीके से नहीं है जैसे एक ज़माने में शेख हसीना के टाइम रहा करता था, जहाँ पर एक समय शेख हसीना टाइम था जब वो देश की प्रधानमंत्री थी, तो भारत के साथ उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी। जब आपने देखा जब G20 का मीटिंग भी हुआ था तो बांग्लादेश कोई मेंबर नहीं था, लेकिन उसको बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? क्योंकि भारत चाहता है कि जो आस पास जो साउथ एशिया का रीजन है वहाँ पे एज अ बड़ा भाई ट्रीट करे। और उसने ऐसा नहीं कि भारत ने सिर्फ बड़ा भाई ट्रीट करता है, बोलता है कि भाई मैं तेरा आपका बड़ा भाई हूँ, नहीं, वो ऐसा प्रूव भी करता है। वो हमेशा से बांग्लादेश को सपोर्ट करता आया है, चाहे वो पैसों को लेकर देना हो, बजट में अलग से उसके लिए बजट पेश किया जाता है, और चाहे बिजली हो, उत्पादन हो, हर एक चीज़, चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, बिजनेस हो, सब कुछ भारत नंदनी सपोर्ट करता है। जी बिल्कुल। लेकिन जो यहाँ पे आता है CAA NRC का मुद्दा, क्योंकि अभी ये गरमाया हुआ है। कुछ दिन पहले बांग्लादेश की गवर्नमेंट कह रही थी कि आप ऐसे कैसे भेज देंगे बिना कोई इसके उसके, लेकिन अब देखिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट खासकर शुभेंदु अधिकारी जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से बांग्लादेश में हलचल मची है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बिल्कुल इसको पचा नहीं पा रहे हैं। जैसा हमने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर आपको गाय काटने से रोकोगे तो हम हिंदुओं को काटेंगे। ये एक बड़ा बयान था, ये किसी आधिकारिक बयान नहीं था, ये मैं साफ कर दूं, ये बयान था वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उसका था। तो अभी CAA NRC पे जो वहाँ के बांग्लादेश के गृह मंत्री हैं सलाउद्दीन अहमद ने बोला कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, भारत जैसे देखना चाहेगा वो देखेगा, उसका अंदरूनी मामला है, हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अभिषेक ने अभी बात की गाय काटने की, कुर्बानी की, तो इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हुए आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये बकरीद आ रही है और इसी मुद्दे पर गाय काटने का जो मुद्दा भी बहुत सियासी हलचल बना हुआ है पूरे पश्चिम बंगाल में, उस पे कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक अपना फैसला सुनाया है कि खुले में गाय की कुर्बानी या गाय काटने का जो भी है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरी चीज़ हाईकोर्ट ने बहुत बड़े एक ऐलान कह सकते हैं अपनी उन्होंने किया है कि मुसलमानों में ऐसा बोला जाता है कि अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि मुस्लिम पक्षों का ये कहना है कि बकरीद पर जब तक वो गाय की कुर्बानी नहीं देंगे तब तक उनकी धार्मिक जो मान्यता है वो पूरी नहीं होगी। लेकिन इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने उनसे ये जवाबदेही, ये कह सकते हैं कि प्रमाण मांगा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट के सामने प्रमाण रखे कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है उनके मुस्लिम मान्यता में, उनके कुरान में, या जहाँ जो भी मान्यता उनकी है उसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि जब तक गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी तब तक जो है इनके त्योहार को पवित्र नहीं माना जाएगा या इनका जो त्योहार है उसको पूरा नहीं माना जाएगा। इसको अपने दर्शकों को बहुत आसान भाषा में समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है नंदिनी। क्योंकि देखिए जो बकरीद है 27 या 28 मई को मनाया जाएगा, एग्जैक्ट डेट मतलब ऐसा नहीं मतलब होता है, 2 दिन होता है, तो 27 या 28 को मनाया जाएगा। और शुभेंदु सरकार ने साफ कहा है कि इस बार कोई भी गाय की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। और जैसा कि बीजेपी एक हिंदुत्व आदि छवि रखती है और हिंदुओं में गाय को हम
माता मानते हैं, हैं, जी। हम उनकी पूजा करते हैं, तो हम उनसे दूध लेते हैं, दूध पीते हैं उनका, तो हम उनको कैसे काट देंगे? तो ये सबसे बड़ा जो मामला है ये हुआ। तो अब समझते हैं कि हाई कोर्ट ने ये मामला क्यों किया, क्योंकि जो टीएमसी की सांसद हैं, जिसे आप बहुत बखूबी जानती हैं, महुआ बहुत मोइत्रा। फेमस रहती हैं महुआ मोइत्रा, वो गई कोर्ट में और कोर्ट को वो बोलती हैं कि भाई कि जो 27 और 28 मई को जो बकरीद मनाया जाएगा, उसके लिए आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम गाय और भैंस की कुर्बानी दे सकें। जी। तो यहाँ से ये मुद्दा उठता है तो ये फैलता है। और बंगाल में इसको लेकर के, जैसा मैंने बताया कि बांग्लादेश में भी लेकर, क्योंकि बांग्लादेश के निवासी क्या कह रहे हैं, अगर गाय नहीं काटने दिया तो हम सीधा हिंदुओं को काटेंगे। ये बांग्लादेश के जो निवासी हैं वो कह रहे हैं, जो बांग्लादेशी हैं, क्योंकि बंगाल में क्या सब कुछ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोई नंदनी अलग नहीं है। जैसे आज हम बात करें यूपी, वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, लेकिन हम तो हैं यूपी भाषी, हम तो हैं, हमारी जो भाषा है, खान पीन है, हिंदी है। तो वैसे जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है तो भाई बंगाली, और बंगालियों में बहुत सारी एकता होती है कि भाई बंगालियों का जो खाना होता है बहुत ज़्यादा फेमस है, मच्छी चावल भात कहते हैं वो लोग, मच्छी भात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो वहाँ की मिठाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो खान पीन को लेकर के एक संस्कृति, सादा संस्कृति है बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल की लेकर के। लेकिन जो इसका, क्योंकि देखो वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी मामला होगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में 20% से ज़्यादा मुसलमान हैं, और बांग्लादेश तो आपको पता ही है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, और जो वहाँ पे आबादी है सबसे ज़्यादा वो है बांग्लादेश में मुसलमानों की। तो यहाँ पे जो गाय कटने को लेकर के जो मामला उठ रहा है उसका सीधा असर बांग्लादेश में पड़ रहा है, और बांग्लादेशी जो वहाँ के निवासी हैं, बांग्लादेशी हैं, वो गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हिंदुओं को काटेंगे। और उसका खासा असर जो आम जनता है, लोग हैं, खासकर जो हिंदू लोग हैं, उन पे पड़ने वाला है नंदिनी, इस पूरे मैटर को लेकर के। थोड़ा बहुत और बताते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी एमएलए अखरू जमान ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने पशु वध अधिनियम की धारा 12 के तहत छूट मांगी, यानी सिर्फ इस साल बकरीद के लिए खास रियायत दी जाए, यानी सिर्फ 1 साल की बात की जाए। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने कोर्ट के बाहर कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है, कई हिंदू व्यापारी भी बकरीद पर जानवर बेचकर अपना घर चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भैंस या बैल की कुर्बानी की इजाज़त मांग रहे हैं, गाय की नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जो बैल है वो भी मतलब गाय का बच्चा कहा जाता है, बछड़ा कहा जाता है। हिंदुत्व से इसको जोड़कर ये बात रखी गई है अभिषेक कि गाय, हिंदू जो है वो गाय को माता मानते हैं, तो इस चीज से इसको जोड़कर और वहाँ पे ये याचिका दायर की गई है कि गाय को, ठीक है आप लोग गाय की मान्यता आपके हिंदुओं में एक अलग है, गाय को आप माता मानते हैं, तो हम गाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर भैंस की कुर्बानी जो है उसकी देने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और गुरुवार यानी 21 मई को कलकत्ता हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन शामिल थे, ये सभी पक्षों को सुना और फैसला सुरक्षित कर लिया कि नहीं, आप के जैसे आपने जिक्र किया शुरुआत में कि आपको वो ऐसा कौन से ग्रंथ हैं, आपकी जो बाइबल है, जो भी है, कुरान है, जो भी मतलब ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, कहाँ लिखा गया है कि गाय की कुर्बानी ही दोगे तभी ये जो त्यौहार है वो सफल होगा। बिल्कुल। और दूसरी बात आते हैं जो अपनी तीसरी सबसे बड़ा मुद्दा है, जो आजकल वेस्ट बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो है नंदिनी वंदे मातरम। जी। तो वंदे मातरम को लेकर के जैसा कि आप देख रही हैं, बांग्लादेश में सियासी हलचल तेज हो गई है, जो चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो सीपीआईएम हो और बीजेपी के बीच, तीनों पार्टियों के बीच में आज बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है। लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, जहाँ पे जो मुस्लिम नेता हैं, वहाँ के मुस्लिम धर्म गुरु हैं, वो बहुत कुछ बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे हैं। उनका कहना है कि वंदे मातरम जो है वो हमारे धर्म के खिलाफ है, हम ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वंदे मातरम में जो कुछ लाइनें हैं वो हमारे धर्म के खिलाफ है। सोचिए ये सब बातें हो रही हैं। अभी हमने आपको कल भी बताया था कि शुभेंदु सरकार जो है उन्होंने मदरसों में खास करके जो वंदे मातरम को है, दिन की शुरुआत जो है बच्चे अपना वंदे मातरम गाया जाएगा, उसके बाद ही जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा का जो उनका रूटीन है रोज का वो शुरू कर पाएंगे। जी, ये 19 मई को हुआ था कि जब सभी जो मदरसे में उसके बाद से वहाँ पे वंदे मातरम शुरू होगा। इस मुद्दे को लेकर बहुत काफी बोल सकते हैं कि हलचल मची हुई है पूरे मुस्लिम समुदाय में, और एक आक्रोश भी उनके अंदर देखने को मिल रहा है, और इसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा लोगों में, जनता में, खासकर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्टर उमर इलियासी की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी बात रखी है कि वंदे मातरम और एक और मैं आपको बताना चाहूंगी मादरे वतन जिंदाबाद, इन दोनों का भाव उन्होंने एक ही बताया है, और उनका ऐसा मानना है कि इस चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और
लेकिन आपको इसमें बताया कि जो विपक्ष के मुस्लिम हैं उनका ऐसा मानना है कि जो वंदे मातरम की जो नई घोषणा की है शुभेंदु सरकार ने कि वंदे मातरम जो है वो अनिवार्य कर दी गई है, इस पे जो विपक्ष के मुस्लिम नेता है उनकी ऐसा उनका मानना है कि इससे उनकी संस्कृति को चोट पहुंचेगा और उनके धर्म के खिलाफ है। और वैसे ही एक नेता है वारिस पठान, AIIMM के नेता है, उन्होंने क्या कहा कि हम सभी वंदे मातरम का आदर करते हैं, लेकिन संविधान हमें अपने धर्म का पालन करने का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता देता है। वंदे मातरम में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिन्हें बोलने की अनुमति इस्लाम यानी जो उनके धर्म में नहीं मिलती है, यानी ये कुछ पंक्तियां बोल देंगे तो वो धर्म के खिलाफ हो जाएगा और जो मतलब गॉड है उनके ये इससे नाराज हो सकते हैं। ये कहा है वारिस पठान ने। और आपको थोड़ा वंदे मातरम की हिस्ट्री बताते हैं, क्योंकि जो वंदे मातरम लिखा था वो किसने लिखा था इसको आई जानते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने साल 1875 में लिखा था, जो बांग्ला और संस्कृति में था। सोचिए कि ये जो वंदे मातरम गीत है नंदिनी, ये हिंदी भाषा में तो ही ना है, ये खुद वहाँ के जो बांग्ला के निवासी हैं, बंगाली निवासी हैं, उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1885 में। यही सबसे हास्यास्पद है कि इसी गीत को जो बांग्ला में ही है उसी को पश्चिम बंगाल के ही जो लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये विरोध करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप इस देश में रहते हैं, आप एक हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन यहूदी किसी धर्म से पहले सबसे पहले आप क्या हैं? भारतीय हैं, आप इंडियन हैं। और इंडियन के लिए क्या है? हमारा राष्ट्रगान, हमारी राष्ट्रगीत सर्वोपरि है। अगर राष्ट्रगान होता है तो हम कुछ भी कर रहे होते हैं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश की गरिमा लिंक है। अगर हम कुछ ऐसे हम कुछ तो गा नहीं रहे हैं कि भाई हम जाके कोई इंग्लिश सॉन्ग गा रहे हैं, कोई ऐसा थर्ड क्लास सॉन्ग गा रहे हैं, ये तो हमारे देश की राष्ट्रीय गीत है। तो कैसे किसी को खेद हो सकता है नंदिनी? बिल्कुल। अब इस पे अगर हम आगे बात करें, पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में जो है वो आपको हमने जैसा बताया कि इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसी पर हम आपको बताएं कि विपक्ष का ये कहना है कि जो ये आदेश आया है शुभेंदु सरकार की तरफ से, ये कह सकते हैं कि एक तरीके से थोपा जा रहा है। ना ही मुस्लिम समुदाय से इस चीज़ के बारे में कुछ पूछा गया, ना मुस्लिम समुदाय से इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है। ये सीधे तौर पर जो वंदे मातरम जो है वो गाना अनिवार्य किया गया है, इसको सीधे तौर पर ऐसा मुस्लिम समुदाय का कहना है कि उन पर थोपा गया है। जी, और इसमें एक और बड़ा बयान आया है जिसने पूरे बंगाल के अंदर खलबली मचा दी है, और खासकर पूरे बंगाल के अंदर इस चीज़ पे बहस हो रही है, इस बयान के ऊपर। इस बयान ध्यान से सुनिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर उमर अहमद, उन्होंने क्या कहा इसको ये जानते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे मामला वंदे मातरम का हो या मादरे वतन जिंदाबाद का, दोनों का भाव देशभक्ति और भारत की महिमा करना ही है। इस्लाम में पूजा और आराधना केवल ईश्वर के लिए की जाती है, इसलिए कुछ लोग वंदे मातरम के बजाय मादरे वतन जिंदाबाद कहते हैं। उनका इन्होंने ये लॉजिक दिया, इसके कारण जो खासकर मुस्लिम में ही लोगों में जो धर्मगुरु थे उनमें लड़ाई शुरू हो गई। और हिंदू संस्कृत में वंदे मातरम कहते हैं और मुसलमान उर्दू में मादरे वतन जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन भाव एक ही है। यह राष्ट्र का गीत है और इस मुद्दे को कोई राजनीतिक नहीं होना चाहिए। इनका अगर बयान देखें तो ये थोड़ा बैलेंस बनाता है। वो कहता है कि भाई ठीक है साथ में लेके चलो, लेकिन जो और नेता हैं खासकर मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इमाम हैं, वो यहाँ पे अपना पॉलिटिकल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम मीडिया में आना चाहते हैं, लाइमलाइट की ऐसा मैं कोई बयान दे दूं जहां पे मेरा नाम हो जाए देश के अंदर। ये खासकर जो बंगाल के अंदर हो रहा है, वहाँ के जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका ये कहना है। और क्योंकि देखिए जैसा मैंने पहले भी कहा, क्योंकि जो वंदे मातरम गीत है, क्या दिक्कत है अगर वहाँ के जो छात्र हैं वो अगर बोल भी रहे, राष्ट्रगान गा भी रहे, राष्ट्रगीत गा भी रहे हैं, तो इससे धर्म को क्या ठेस पहुँच सकता है नंदिनी? इसको आप थोड़ा समझाइए मुझे भी खुद नहीं समझ में आ रहा इन लोगों को क्या सोच है ऐसा। जी बिल्कुल अभिषेक, शुरुआत से हमने हमेशा से देखा है कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि 15 साल जब टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी का राज जब था बंगाल में, तो एक वैसी आइडियोलॉजी, एक वैसी सोच को जो है ममता सरकार ने उसको चलने दिया, उसको बरकरार रखा कि ये वंदे मातरम, चाहे राष्ट्रगीत की बात हो, चाहे राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ हो, उस पर कभी भी हमने नहीं देखा कि ममता सरकार जो है उस पर कभी भी ममता सरकार ने ना कुछ उस पर साथ दिया, ना ही ऐसा लोगों को प्रोत्साहित करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने हमेशा से एक एंटी हिंदू और प्रो मुसलमान वाला जो एक माहौल है वो पश्चिम बंगाल में बना कर रखा। और इससे भी हम उसको जोड़कर देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि
किस वजह से जो मुसलमान हैं वो अपनी ही राष्ट्र, अपनी ही देश, अपनी ही राष्ट्र गीत को गाने में इतना आक्रोश जता रहे हैं, इतना गुस्सा दिखा रहे हैं। तो इसको एक हम धर्म के उस पे आधार पर रख के भी अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं होगा। और जब पश्चिम बंगाल में एक सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब ममता बनर्जी सरकार में आई थी, तो कैसे आई थी, जो वहाँ पे CPIM की सरकार थी उसको मतलब हरा के तब आई थी। वहाँ पे इन नेता का बयान आया है, और जो ये बयान आया है ये खासकर भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अगर देखें तो पूरे भारत भर में जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, वो चली गई है, क्योंकि केरला में इससे पहले थी सरकार, वहाँ से वो जा चुकी है। उन्होंने क्या कहा, ये थोड़ा मतलब ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि TMC, वो सीधा बीजेपी पे आरोप नहीं लगा रहे नंदिनी, वो TMC पे आरोप लगा रहे हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए ध्यान से, कि TMC ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया। यानी जो शिक्षा व्यवस्था थी इससे पहले CPIM में, वो ठीक थी। उनका कहना है कि और जो 15 साल में शिक्षा व्यवस्था थी बंगाल के अंदर, वो खराब कर दी गई। और अगर हम बात करें बंगाल, जिसे आज अब हम वेस्ट बंगाल कहते हैं, बाकी जो बांग्लादेश का रीजन था बंगाल था, पहले एक ही राज था बंगाल। फिर उसके बाद जो पार्टीशन होता है, बंगाल को विभाजित किया जाता है, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, फिर एक देश अलग से बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं, और आज से नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में बंगाल पहले से बहुत आगे है। जो अंग्रेज थे वो बंगालियों से परेशान हो गए थे कि भाई ये तो इंग्लिश भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। उनको इतना परेशान कर दिया गया था बंगालियों के द्वारा कि वो भाई बंगाल की राजधानी पहले शुरू में थी बंगाल। एक समय देखें जब अंग्रेजों के ज़माने में बंगाल जो भारत का देश था, यानी चल रहा था, वो बंगाल के अंदर चल रहा था। जो अंग्रेज आए थे अपने शासन चला रहे थे, कलकत्ता हाई कोर्ट पहले बना, यूनिवर्सिटी कलकत्ता में पहले बनी, जो ये सब चीज़ चल रहा था वो बंगाल में ही चल रहा था, क्योंकि बंगाल के जो लोग हैं शिक्षा में बहुत आगे थे। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरा खराब कर दिया, उन्होंने यही आरोप लगाया। मैं अपने उनकी जो उन्होंने बोला, उन्होंने बयान दिया, उसको मैं आगे पढ़ता हूँ। उनकी थी कि सरकार की प्राथमिकता शिक्षा के क्षेत्र में फिर से खड़ा करना होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इस बात से ज़्यादा दिलचस्पी है कि स्कूलों की असेंबली में कौन सा गाना गाना चाहिए, चाहे उनकी मानसा साफ जाहिर होती है। तो इनका ये थोड़ा बहुत सरकार को भी घेरने की कोशिश करते हैं कि जो उनका फोकस होना चाहिए इस पर होना चाहिए कि शिक्षा किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। आपकी फोकस इसमें नहीं होनी चाहिए कि वंदे मातरम। लेकिन मैं उनको बोलना चाहूँगा, और ये मैं एज अ कोई जर्नलिस्ट या किसी भी पार्टी का पक्ष लेके नहीं बोल रहा हूँ, मैं एज अ न्यूट्रल होके बोल रहा हूँ कि ठीक है, शिक्षा कैसे आती है, आप बहुत शिक्षित हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन आप अपने देश की जब सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, वो शिक्षा किस काम की। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि अभिषेक आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओ, आपने PhD की डिग्री हासिल कर ली, डॉक्टर अभिषेक तिवारी हो गए, जब आपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, तो ये देश की इज्जत नहीं की, तो आपके बेकार हो गया शिक्षा। अब इसको हम देश पे आते हैं कि जब आप अपने ही देश में राष्ट्रगान नहीं गाते हैं, राष्ट्रगीत गाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या शिक्षा का मतलब है, क्या इससे आपको क्या मिल रहा है। तो ये समझना होगा, खासकर वेस्ट बंगाल के अंदर जो नेता हैं, चाहे वो जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं है, ये 140 करोड़ जनता की है, और जो देश हित में होगी वो सरकार फैसला लेगी, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। लेकिन सबसे पहले नेशन फर्स्ट, पहले भारत है, उसके बाद जो होगा वो होगा। जी बिल्कुल, और ऐसा शुरुआत से हमें पढ़ाया भी गया है कि भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर वास्ट, जिसको हम बोलते हैं कि वास्ट वैरायटी ऑफ रिलीजन है, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, पारसी हो, सबको यहाँ पर बराबर हक मिलता है, सबकी धर्म की, सबकी धार्मिक भावनाओं की एक सम्मान, एक बराबर जो है उनको सम्मान मिलता है, एक बराबर जो है उनको रखा जाता है। तो फिर आखिर मुसलमानों को इतनी दिक्कत अपने ही राष्ट्र गीत गाने में, अपने ही राष्ट्र को महान बनाने में, आखिर मुसलमानों को ऐसी क्या दिक्कत है? वही अब देखिए, हमने CPIM का बयान ले लिया, हमने बयान सुन लिया, जो वहाँ के मुस्लिम धर्म गुरु हैं, इमाम हैं, उनका सुन लिया। अब देखिए बीजेपी का भी पक्ष सुन लेते हैं। बीजेपी की तरफ से क्या बड़ा बयान आया है। किया घोष हैं, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, इसलिए इसे हर जगह गाया जाना चाहिए। फिर इस पर इतना मतभेद क्यों है? जो भारत के लोग माता की वंदना से मना करते हैं, उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको वंदे मातरम गाना ही होगा। ये देखिए उन्होंने जो बड़ी बात कही, शायद इससे बहुत सारा बवाल भी मच सकता है बंगाल के अंदर, जो कि मचा भी। ये लाइन जो है उन्होंने बोला कि अगर आपको भारत में रहना होगा तो आपको वंदे मातरम गाना होगा।
वैसे आप नहीं रह सकते भारत में, उनका ये कहना है। ये कहा है भाजपा की नेता किया घोष ने। सोचिए कितना बड़ा बयान दिया है। अगर एक तरीके से देखें तो भारत एक सेकुलर देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे हम सभी धर्मों का इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं। और भारत आज से नहीं, इससे पहले, आज से 1000 साल पहले चाहिए या 300 साल पहले चाहिए, यहूदी जो इजराइल, जहाँ जो उनकी जात है, धर्म है, वो पहले उनका कोई देश नहीं था। उनको मिडिल ईस्ट से भगाया गया बेचारों को, और उसके बाद जब यूरोप गए वहाँ से उनको प्रॉब्लम, रेसिज्म का सामना करना पड़ा। और सबसे ज़्यादा जर्मनी में हिटलर ने, कहा जाता है कि 40 लाख यहूदी, नंदिनी 40 लाख, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, मतलब नंबर नहीं है, 40 लाख यहूदियों को मार दिया गया। और फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू क्या कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर यहूदियों का कभी भी नहीं भगाया गया, और आज भी हजारों यहूदी भारत में रह रहे हैं, सद्भाव प्रेम से रह रहे हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को देख सकती हैं कैसे ये सिर्फ वंदे मातरम को लेकर के इतना बवाल कर रही है, खासकर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, या टीएमसी हो या सीपीआईएम जो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स हैं उस पर। बिल्कुल अभिषेक, वो कहते हैं ना कि बाहर के देश वाले क्या बोलेंगे जब अपने ही देश में कहते हैं कि गद्दार बैठे हो, या जब अपने ही देश में ऐसे लोग बैठे हो जिनको अपनी देश प्रेम, अपनी देशभक्ति दिखाने में इतना सोचना पड़ता हो, इतना हिचकिचाना पड़ता हो। तो मेन मुद्दा यही है कि आखिर अपने ही देश को सर्वोपरि बनाने में, अपने ही देश को एक उस ऊंचाई तक पहुंचाने में इतनी दिक्कत मुसलमानों को, चाहे हिंदुओं को, चाहे किसी भी धर्म को, किसी भी कौम को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि वंदे मातरम को लेकर जो बवाल चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर, गाय के ऊपर पॉलिटिक्स हुई, सीएनआरसी हुआ, इन सब को लेकर के हमारे जो दर्शक हैं जो ये शो देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल फाइल्स, इस पे ये वीडियो उनको कैसा लगा, इस पे इनका क्या राय है, वंदे मातरम पे उनका क्या राय है, अपना राय वो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। गाय जो कटने पे बयान आया है, कलकत्ता हाई कोर्ट का बयान आया है, उस पर जो उनका क्या कहना है, उनका क्या राय है, और आगे जो हम ये आगे शो जब करेंगे उसमें आप किस टॉपिक पे और क्या कुछ हमसे सुनना चाहेंगे हैं? पश्चिम बंगाल से रिलेटेड, उसमें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।